देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी ट्रेडिंग स्क्रीन में या ट्रेडिंग टर्मिनल पे कोई ऐसा शेयर है जिसमें बायर सेलर नहीं है, या बायर सेलर हैं भी, बायर भी खूब है सेलर भी खूब है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, सौदा हुआ नहीं है, मतलब बायर जो है वो बड़े सस्ते रेट पे खरीदना चाहते हैं और सेलर जो है वो ऊंचे रेट पे बेचना चाहते हैं, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, दोनों ने बिड लगा के रखी है, तो या तो बायर सेलर है नहीं या फिर बायर सेलर है बट उनकी बिड मैच नहीं कर रही है। तो जब तक बिड मैच नहीं करेगी तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब जब तक कोई बायर और सेलर एग्री नहीं करेगा कि हाँ ठीक है मैं इस भाव पे खरीद रहा हूँ, मैं इस भाव पे बेच रहा हूँ, तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कोई रेट नहीं आएगा। और अगर प्रीवियस क्लोज का जो के बाद, जैसे कल मान लीजिए HDFC बैंक 1471 पे क्लोज हुआ था, ठीक है, आज क्लोज हुआ 1471 पे, और कल मॉर्निंग में सुबह सुबह ना इसमें कोई बायर आएगा, मतलब बायर भी लगे हुए हैं सेलर भी लगे हुए हैं, लेकिन सेलर कह रहे हैं कि मैं बेचना चाहता हूँ 1500 पे, 1600 पे, 1700 पे, 2000 पे, ऐसे करके उन्होंने बिड लगा रखी है। बायर ने बिड लगा रखी है खरीदने के लिए 1400 पे, 1350 पे, 1300 पे, 1200 पे, ऐसे बिड लगा रखी है। बिड दोनों तरफ से लगी हुई है, ट्रेड कोई नहीं हो रहा। तो जब तक पहला ट्रेड नहीं होगा तब तक मार्केट में रेट फ्लैश नहीं करेगा, वो जो लाल नीली बत्ती जलती है ना उसमें कुछ नहीं आएगा। जब पहला ट्रेड होगा तो LTP आने लगे जाएगा, एक देखा होगा उसमें आपने कॉलम एक आता है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। हाँ, तो LTP तभी दिखेगा जब कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो सर मतलब केवल डिमांड सप्लाई पे मैटर कर रहा है ना, हम लोगों ने बात करी थी कि अन्य नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। एन नंबर ऑफ फैक्टर तो प्री ओपनिंग में अप्लीकेबल हो चुके होंगे, जो उसका ओपनिंग रेट आया होगा। अगर सारी चीजें सिनेरियो निगेटिव होगा तो ओपनिंग रेट उसका निगेटिव आया होगा, और सारे उसके फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ओपनिंग रेट पॉजिटिव आया होगा। बट जब एक बार ओपनिंग रेट आ गया उसके बाद जो रेट आएगा वो फिर आएगा बायर सेलर्स के ऊपर, और बायर सेलर्स क्या करते हैं ये एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो इनडायरेक्टली तो वही है। सर एक चीज और है कि आज मैं जब देख रहा था तो जो टिक साइज होता है एक नीचे एक ऊपर पे ही सर्किट ब्रेकर लगा जा रहा था, जो भी होता है मतलब 5 पैसे ऊपर नीचे पे ही सर्किट ब्रेकर था। तो वो बहुत छोटा शेयर तो होगा, फिर ट्रेड होगा भी कैसे उसमें? फिर वो बहुत छोटा शेयर होगा, वो 5 पैसे ही चलेगा, वैसे ही 5 पैसा ऊपर 5 पैसा नीचे, वैसे ही 5 पैसे करके चलेगा। बहुत छोटा शेयर आपने देख लिया होगा, कोई 10-15 पैसे वाला BSC में। सर छोटे ही वाले देख रहे थे। पैनी स्टॉक से दूर रहो, पैनी स्टॉक सारा पैसा कूड़ा कर देगा, महानगर का कचरा होता है वो। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट से हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस भी होती है, जानकारी भी मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको इंट्राडे का चार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डे की रेंज मिल जाएगी, किस रेंज से किस रेंज के बीच में क्या, आज का लो आज का हाई मिल जाएगा, 52 वीक लो हाई मिल जाएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि शेयर किधर की तरफ चल रहा है। 993 रुपीज 53 वीक लो है इसका, 52 वीक मतलब एक साल का, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो एक साल में 993 का लो लगाया और 1641 का हाई लगाया है। तो ये अभी यहाँ पे चल रहा है 1471 के बीच में। तो ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है इससे। अदरवाइज अगर ये आइडिया ना हो तो आपको लगेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे शेयर इस समय महंगा है सस्ता है क्या है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। यहाँ पे आपको ओपन रेट मिल जाएगा उस दिन का, प्रीवियस क्लोज मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम मतलब कितने शेयर खरीदे बेचे गए, ठीक है, क्वांटिटी में भी और लाख करोड़ में भी। हाई लो पता चल जाएगा, अर्निंग पर शेयर कितना अर्निंग पर शेयर है इसका, यानी कि टोटल अर्निंग से जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं तो EPS आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। EPS जितना ज़्यादा होगा उसका PE उतना कम हो जाएगा। PE और EPS में इनवर्स रिलेशन होता है, PE कम हो जाएगा उसका तो मतलब शेयर सस्ता मिलेगा, और अगर किसी की अर्निंग कम हो रही है तो उसका PE ज़्यादा दिखेगा, और अच्छी कंपनी के शेयर का PE अच्छा ज़्यादा होता ही है। यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगी, ये होती है करोड़ में, ये 8 लाख करोड़ है, 8,12,000 करोड़। डिविडेंड यील्ड बड़ा पुअर डिविडेंड यील्ड है इसका, आधा % से भी कम डिविडेंड यील्ड है इसकी। लेकिन जिसने शेयर बहुत पहले लिए होंगे उसको तो 100% का डिविडेंड आ रहा होगा हर साल, मतलब जितने उसने के शेयर लिए होंगे उससे ज़्यादा पैसा, उसके कई गुना ज़्यादा पैसा हर साल उसको मिल रहा होगा डिविडेंड में के फॉर्म में। इस रेट पे डिविडेंड यील्ड आधा % है या उससे भी कम है। 200 दिन का वॉल्यूम कितना है और 200 दिन का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज कितना है, 61% लोगों ने डिलीवरी में से ट्रेड खरीदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में क्या रिलेशन है, तो ये जितना कम होगा उतना आप सेफ हैं,
मतलब उस कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हैं। यहाँ फेस वैल्यू ये भी अच्छा इंडिकेटर होता है, इससे पता चलता है फेस वैल्यू कितनी है। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे जनरली शेयर्स लॉन्च किए जाते हैं एंड IPO में, और उसके बाद फिर उसको स्प्लिट करके इसकी फेस वैल्यू कम हो जाती है। तो अब सिर्फ 1 रुपए की फेस वैल्यू पे ये बचा है। हाँ, एक पैरामीटर होता है बीटा और एक होता है अल्फा। तो जो बीटा होता है, ये किसी का बीटा, अगर जो इंडेक्स होता है हमारा सेंसेक्स और निफ्टी, इसका जो बीटा होता है वो 1 होता है। और अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसका बीटा उससे ज्यादा है 1 से, तो मतलब वो सेंसेक्स या निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल शेयर है। और अगर उसका बीटा 1 से कम है तो वो निफ्टी और सेंसेक्स की तुलना में कम वोलेटाइल शेयर है। मतलब उतार चढ़ाव उसमें कम होता है, रिस्की थोड़ा कम है, बहुत तेजी से प्राइस उसका घटे बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसका बीटा निफ्टी सेंसेक्स के बीटा से 0.25% ज्यादा है। जैसे आप अगर उसका बीटा देखें ITC का, तो उसका कम ही होगा। ये देखिए लेस देन 1 है। तो जितनी FMCG स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, इनका बीटा जनरली लेस देन 1 होता है। मतलब ये डिफेंसिव सेक्टर कहलाते हैं। FMCG एंड फार्मा सेक्टर्स, इनको हम लोग डिफेंसिव सेक्टर कहते हैं। और ये इनमें वोलेटिलिटी कम होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, और आपको ये आराम से धीरे धीरे करके पैसा बनाते रहते हैं। एक बहुत शानदार चीज ये देखिए, डिविडेंड यील्ड देखिए, लगभग 5.5% का डिविडेंड यील्ड है। और FD का इस समय कितना चल रहा है इंटरेस्ट? 4.5। तो यानी कि ये बैंक FD से ज्यादा आपको डिविडेंड यील्ड दे रहा है। यानी अगर इस स्टॉक पे पैसा लगा के कोई छोड़ दे तो उसको FD से ज्यादा खाली ब्याज मिलेगा, इससे डिविडेंड मिलेगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल अप्रिसिएशन जो होगा वो अलग होगा। तो अगर आप किसी को 5 साल का FD करना है और वो बहुत कंजर्वेटिव है, तो देखो उसका बीटा भी कम है, यानी कि रिस्क वोलेटिलिटी कम है इसमें। इसका लोअर 163 का है, अपर 140 का है, तो बीच में ही चल रहा है। देखो बिल्कुल बीच में चल रहा है। 40 रुपए नीचे है, 40 रुपए लोअर से ऊपर है, और 40 रुपए हाई से नीचे है। लगभग 200 की रेंज में चल रहा है। तो यानी कि बिल्कुल बीच में चल रहा है, कोई इतना वो भी नहीं है प्रॉब्लम कि हायर एंड पे चल रहा है। तो अगर किसी को बैंक FD करनी है तो उससे बेहतर ये है कि वो ITC लेके छोड़ दे, तो आपको बैंक के FD के बराबर का। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, FD जब आप करेंगे तो उसमें TDS EDS कट जाता है, ये आपकी इनकम में शामिल हो जाता है। तो आपको उसमें आपकी इनकम स्लैब के, तो अगर किसी की इनकम कम है तो उसका टैक्स और बच जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी इनकम है, और इनकम मेरे ख्याल से 7 लाख 5 लाख तक वैसे ही एग्जम्प्ट कर दी गई है। तो 5-7 लाख तक अगर एग्जम्प्ट है तो आपको वैसे ही इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसके बाद जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है 1 लाख तक, तो वो भी नहीं लगना। ये टैक्स फ्री इनकम नहीं। देखो डिविडेंड में पहले क्या होता था, पहले डिविडेंड टैक्स फ्री होता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि इतना लोग टैक्स इस पे पैसा कमा रहे हैं, तो उन्होंने डिविडेंड पे टैक्स लगा दिया। कायदे से डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मतलब मालिक हैं, तो जब कंपनी डिविडेंड देती है तो पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे चुकी होती है। ये डिविडेंड जो होता है वो टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कंपनी ने अगर टैक्स दिया या उसके मालिक ने दिया, बात एक ही है। तो दोबारा से डबल टैक्सेशन नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्सेशन नहीं किया, लेकिन कहा कि आपकी अर्निंग मान ली जाएगी जो डिविडेंड से पैसा आएगा। तो अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट स्लैब में आएंगे तो फिर आपको भाई उस पर जो डिविडेंड आएगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा इक्विटी शेयर्स पे, उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है अप टू 1 लाख तक। ऑल्सो सर, आपने पिछले में एक कहा था कि जिसमें डिविडेंड 0.44 था, कि जिसने बहुत जल्दी खरीदा होगा उसे 100% रिटर्न मिला होगा। सर उस बात का क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये चीज अगर किसी ने समझ ली ना तो वो पक्का वॉरेन बफेट बन सकता है, और जितनी जल्दी समझ ली उतना ही अच्छा है। मैंने अभी बोला था कि SDFC में 0.5% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है। 0.5% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है अगर, तो मैंने कहा था लेकिन जिसने बहुत पहले खरीदा होगा शेयर, उसके लिए 100% रिटर्न आ रहे होंगे उसके इन्वेस्टेड अमाउंट पे सालाना की, या उससे भी शायद कई गुना ज्यादा आ रहे होंगे। तो वो ये कह रही, इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइंग 100 शेयर ऑफ इन्फोसिस एट द टाइम ऑफ IPO। तो हमें पता है कि जब IPO आया था तो उस समय इसके एक शेयर का प्राइस था 95 रुपीज। अभी इसके एक शेयर का प्राइस है 1541 रुपीज। डिविडेंड यील्ड 1.75%। उस समय का एक शेयर और आज के कितने शेयर हो गए होंगे? 1 लाख शेयर हो गए। आज अगर कोई
1500 रुपए का शेयर खरीदता है तो उसको डिविडेंड मिलता है 1% का, 1.25% का। तो 1500 रुपए का 1% कितना हुआ? 15 रुपए। 1.25% का मतलब हुआ मान लो 2% डिविडेंड दे दिया, 30 रुपए हो गया। पहले तो अभी हम ये मान के ही नहीं चल रहे कि स्प्लिट हुआ है और बोनस शेयर मिले हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने 95 रुपीज का एक शेयर खरीदा था। तो अगर किसी ने 95 रुपीज का एक शेयर खरीदा था तो अभी उसको डिविडेंड कितना मिल रहा होगा? 30 रुपए का। यस सर। तो 30 रुपए का अगर डिविडेंड मिल रहा होगा तो यानी कि लगभग 30-35% का तो डिविडेंड उसको ऐसे ही मिल रहा है। 30% का सालाना डिविडेंड कौन सा एफडी देता है इतना ब्याज? और अगर आईटीसी की बात करोगे ना, वो अभी 5% का दे रहा है। आईटीसी का जिसने शेयर खरीदा होगा अभी अगर वो 5% का दे रहा है तो वो उसके कई 100% के रिटर्न्स आ रहे होंगे ओरिजिनल प्राइस पे। और बोनस और स्प्लिट अगर कंसीडर कर लोगे तो इन्वेस्टेड प्राइस पे आपको 1000 गुना तो डिविडेंड ही आ रहा होगा, 1000 टाइम, 1000 टाइम, और शायद और ज्यादा। 1 लाख शेयर चल रहे, 10,000 का इन्वेस्टमेंट मान लिया यहाँ पे, 9,500 के अंदर 10,000 का इन्वेस्टमेंट था। 10,000 का इन्वेस्टमेंट और शेयर 100 थे तो 100 शेयर हो गए 1 लाख शेयर, 24,000 को भी छोड़ दो। एक शेयर पे कितने का डिविडेंड मिला? 25 रुपए का मिला, ठीक है। 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, 25 लाख। 25 लाख। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था? 10,000। 10,000 पे 25 लाख का डिविडेंड मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 10,000 इन्वेस्टेड अमाउंट पे 25 लाख सालाना का डिविडेंड दे रही है कंपनी आपको। पता नहीं कितने टाइम्स इन्वेस्टेड अमाउंट का खाली डिविडेंड दे रही है। कैपिटल अप्रिसिएशन तो 700-1500 करोड़ जो हुआ वो हुआ। ये बनाते हैं रियल बिलियनर्स। तो जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि आईपीओ के समय शेयर्स को खरीद के, अच्छे शेयर को खरीद के होल्ड कर लो लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए। इन्फोसिस ने 15 साल में किस्मत बदल दी थी। 93 में आया था, 2007 तक वो 5 करोड़ का रिटर्न बना चुका था और पता नहीं कितने का डिविडेंड दे चुका था। आजकल की जो टेक जाइंट्स है वो तो और तेजी से रिटर्न्स बना रही हैं। यहाँ पे जो बिलियनर्स हैं उनको ये फंडा पता है, और ये फंडा सर अगर हम आईपीओ में नहीं खरीद के तो आज के दिन में भी अगर उस शेयर में लगाए फॉर लॉन्ग टर्म, तभी भी तो ये फॉर्मूला काम करेगा ना सर? बिल्कुल काम करेगा, लेकिन गुजराती भाषा में कहते हैं भाव भगवान छे। मतलब आपको अच्छे शेयर खराब भाव पे नहीं खरीदने हैं। आप खराब शेयर अच्छे भाव पे खरीद लेंगे तो आपको रिटर्न बन जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे शेयर खराब भाव पे खरीद लेंगे तो रिटर्न नहीं बनेगा। तो आपको भाव का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो इसलिए क्या है कि आईपीओ में मतलब कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं होती है, सीधे लगा दिया बस। और अच्छा तरीका तो ये है कि जब भी आप लगाओ, जैसे उसमें जनरली 200, जैसे अभी जोमेटो का आईपीओ था, जोमेटो के आईपीओ में 195 शेयर्स थे। मुझे नहीं पता वो लिस्टिंग गेन देगा कि नहीं देगा, लेकिन मान लीजिए लिस्टिंग गेन दे देता है। तो लिस्टिंग गेन अगर दे रहा है तो हमें क्या करना है, 200 शेयर मिले तो 200 में 100 बेच दिए, 100 छोड़ दो अपने पास। या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ये निकालते हैं कि 15,000 रुपये मैंने लगाए थे, ठीक है, लिस्टिंग के समय 25,000 का शेयर हो गया तो 15,000 के शेयर बेच दिए, मतलब जितना पैसा लगाया था वो निकाल दिया। अब बच्चे शेयर क्या हो गए, फ्री के हो गए, अब उनको भूल गए, उसमें तो मेरा कुछ लगा ही नहीं। इस तरह से वो आईपीओ दर आईपीओ और अच्छे शेयर जो आईपीओ में नहीं ले पाए लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं किसी वजह से, जैसे आईटीसी थोड़ा सस्ता मिल रहा है और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो सस्ते मिल रहे हैं, उनको हमने थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। 10 शेयर, 5 शेयर, बड़े शेयर है तो 1 शेयर खरीद लिया। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो को जब धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और अगले 5 मिनट में आपको मैं इन्वेस्टिंग का दुनिया का सबसे शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप करोड़पति बन सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? लगेगा सर का दिमाग लगता है सुबह से पढ़ाते पढ़ाते खराब हो चुका है। देखो मुझे कोई कहेगा तो मैं तो यही समझूंगा कि वो पागल हो गया है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए, इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो हो सकता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। मैं आप लोगों को करोड़पति बनने का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आपको करना क्या है, ज़्यादातर हमें पता है कि सारे लोग ऑन एन एवरेज 20 साल के आसपास के हैं जो अभी लेक्चर को सुन रहे होंगे।
20-22 साल के होंगे, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, डजेंट मैटर। 25 के भी होंगे, 30 के भी होंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 35-40 वाले को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो डिसिप्लिन के साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करेगा। जब मैंने ये क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स। तो हमें सर अल्बर्ट आइंस्टीन के इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ अगर पावर ऑफ इक्विटी आप मिक्स कर दें तो ये एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह एक्सप्लोसिव हो जाता है, बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करता है। जैसे कि हमने अभी केस स्टडी करी थी इन्फोसिस और विप्रो की, वेल्थ क्रिएशन जर्नी इन्फोसिस की और विप्रो की। तो हमने देखा कि कितनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी है इन्फोसिस विप्रो ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था डिविडेंड वाले एग्जाम्पल से कि 10,000 रुपये लगाया किसी ने और 25 लाख का वो खाली डिविडेंड उठा रहा है आज की तारीख में। अब आपको करना क्या है, हर महीने अपने घर की वेस्टेज को कम करना है। वेस्टेज कैसे? जनरली हम लोग देखते हैं कि किसी कमरे में बैठे नहीं है, एसी चला दिया किसी ने, फ़ैन चल रहा है, उठ के चले गए, लाइट जल रही है, फ़ैन चल रहा है। आपको करना क्या है, अच्छे से वॉच करना है, एनर्जी प्रिजर्व करनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करना है, ट्यूब लाइट, एसी वैसी ये सब बंद करना है। ज़्यादातर कोशिश करनी है मुझे बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल ही नहीं करना है। नेचुरल इन्वायरमेंट पे रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपका शरीर भी स्ट्रांग होगा प्लस पैसे भी बचेंगे, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। अगली चीज़, अगर आपको कहीं आसपास जाना है, लोग कार का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह बाइसिकल, अच्छी लाइट वाली बाइसिकल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी एक तो एक्सरसाइज भी हो जाती है प्लस काफ़ी सारा पैसा बचता है, प्लस पोल्यूशन भी कम होता है। इसी तरह से जब हम लोग खाना खाते हैं तो जनरली होता है कि बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि घर के लोग कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं खाने में, या फिर हम किसी शादी बारात में जाते हैं या पार्टी में जाते हैं या होटल में जाते हैं। जनरली जब होटल में जाते हैं तब ज़रूर होता है, हम मेन्यू देख के ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, खा नहीं पाते हैं, छूट जाता है वो खाना, 20-30% वेस्ट होता है। घर में भी ऐसा ही होता है, सब्जियां आ गई, पता चला टमाटर सड़ गए, आलू सड़ गया, मतलब ये सब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा फाइनेंस में ये सब क्या बात कर रहे हैं घर वाली। लेकिन अगर ये सारी की सारी चीज़ों से हम वेस्टेज को बचाना शुरू कर दें, हर एक चीज़ में कोशिश करें कि हम लोग अपनी चीज़ों को वैल्यू मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे, बिल्कुल वेस्टेज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे दिन का आप 10-20 रुपये बचा सकते हैं आराम से। आप कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा आप बाहर खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं खाना है, हम घर से टिफ़िन लेके जाना है, आपका उसमें ही बहुत पैसा बच जाएगा। बाहर आप मूवी देखने जाते हैं, ये सब करते हैं, पॉपकॉर्न खरीद लेते हैं 100-100 रुपये का, ये सब वेस्टेज नहीं करनी है हमें। तो अगर आप ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप ऑन एन एवरेज दिन का 25 रुपये 30 रुपये तक, अगर घर के सारे लोग मिल के करने लगे तो 50 से 100 रुपये तक भी बच सकता है। अगर बड़ी फैमिली है और उनका मंथली एक्सपेंस 50,000 60,000 रुपये का है तो 100 रुपीज़ पर डे तक भी सेव कर सकते हैं। महीने का हुआ 3000 रुपीज़, 1000 तो आराम से हो जाएगा। ये इतना नॉमिनल अमाउंट है कि अगर आप किसी का आदत है कि महीने में 4 दिन हर संडे को या सैटरडे को लोग बाहर खाना खाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे, आपका 1000-2000 रुपये बच गया। आप मूवी देखने जाते हैं हर सैटरडे संडे को या वीकेंड्स पे, अभी तो लॉकडाउन है तो नहीं जा रहे होंगे, लेकिन जनरली पहले होता था, सारे लोग ज़रूर जाते थे मॉल घूमने के लिए या वीकेंड्स में बाहर निकलते थे। आप एक बार नहीं निकले, आपने घर पे ही कुछ बना के खा लिया, फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर लिया, ऐसे कर लिया, किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए इंस्टेड ऑफ मूवी देखने जाने के या मॉल जाने के, ठीक है। बहुत सारे लोग अल्कोहल और ये सब चीज़ें बहुत कंज्यूम करते हैं, सिगरेट वगैरह, बहुत कॉस्टली होता है ये, लंबे समय में पता नहीं कितना पैसा बर्बाद होता है इसमें। तो ये सारे अगर वेस्टेज करें ना तो कोई लोग तो 5-10 हज़ार रुपये बचा सकते हैं महीने का। तो इस वेस्टेज से करना क्या है, आपको अच्छी क्वालिटी के कुछ शेयर इकट्ठा करने हैं। आपने 200 रुपये बचाए आज, आप सपोज आज आपको ओला से जाना था कहीं पे, 200 रुपये का रेंट लगने वाला था, आपने क्या किया, साइकिल उठाई, साइकिल से चले गए, साइकिल से आ गए, आपने 200-400 रुपये बचा लिए आज के। आपने क्या किया, एक ITC खरीद के रख लिया। आपने 10 रुपये बचा लिए, आपने क्या, PTC फाइनेंस खरीद लिया। आपने
100 रुपीज़ बचाए, आपने टीवीएस मोटर का एक शेयर खरीद लिया अच्छी क्वालिटी के, जो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा कि आप किन में कर सकते हैं। और आपको बाहर खाने जाने का प्लान था, आपको होता था कि 1000-2000 रुपये मेरा खर्च होना है, आपने 2000 रुपये बचा लिए, आपने एक HDFC का शेयर खरीद के रख लिया, उसकी जगह एक रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद लिया। बिजली का बिल आपने देखा कि पिछले मंथ मेरा बिजली का बिल 8000 आया था, इस बार सिर्फ 5000 रुपये आया, 3000 रुपये बच गए। आप बिजली के बिल में 2-3 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, 400-500 रुपये तो आराम से बचा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर को आप रात में बंद कर दीजिए सोते समय, मॉर्निंग में फिर वापस स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा बिल बच जाएगा। वॉशिंग मशीन का कम इस्तेमाल करें, वैक्यूम क्लीनर का कम इस्तेमाल करें, हाथ से भी सफाई हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे अगर, और उसको आप वापस इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब आपको अपने जेब से नया पैसा कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ वेस्टेज बचा बचा के जो पैसा बचता है उसी को आपके शेयर्स खरीदने हैं, और 1000 रुपीज़ की किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में SIP स्टार्ट कर लेनी है, 1000 की 2000 की, जितना आपको लगता है मैं वेस्टेज से बचा सकता हूँ। इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन के साथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते रहे अगले 25-30 साल तक, तो ये अपने आप, आपको कोई पैसा अपने पास से नहीं लगाना है, सारा आपने वेस्टेज से बचाया। और अगर इसमें आप अपने तरफ से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, जब कॉर्पोरेट जैसे से बढ़ेगा आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी, जब आप बताएंगे कि मेरे को ये मेरा नोबल कॉज है, ये मैं देखना चाहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो तुमने कहा कि पापा मुझे इस बार रिलायंस का एक शेयर परचेज करा दीजिए, तो उनका अच्छा ठीक है, रिलायंस का शेयर 2000 का है, ठीक है। मतलब वो तुम मूवी देखने जाओगे या घूमने जाओगे दोस्तों के साथ तो शायद पैसे नहीं देंगे, लेकिन कहोगे कि नहीं मुझे रिलायंस का एक शेयर खरीदना है, इस बार इस महीने कम हो गया, रेट उसका कम हो गया, सस्ता मिल रहा है, एक परचेज करा दीजिए, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक मिशन बना लोगे वेल्थ क्रिएशन का, अभी से हैबिट डाल लोगे, तो आप देखोगे बहुत जल्दी जैसे, और फिर जब ये हैबिट 1-2-4 साल चलेगी तो फिर आपका जो अर्न आप करोगे, पैसा अर्न करोगे, उसको भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, फिर वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, बहुत जल्दी ये करोड़ों में पहुंच जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें आपका कुछ भी नहीं लगना है नया पैसा, सिर्फ आपने फैमिली से हेल्प ली, वेस्टेज बचाया, और जब आप इतना ज़्यादा एफर्ट करोगे फैमिली को लगेगा अच्छा यार ये तो इसने बिजली का बिल इतना कम कर दिया, इसने पानी का लोग क्या होते हैं गाड़ियाँ धो रहे हैं, खड़े खड़े पानी बहा रहे हैं, पानी का बिल कम कर दिया। 30 ईयर टाइम पीरियड मैं ये मान के चलता हूँ आप 3 से 5 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, 3000 रुपये ले लेते हैं, वेस्टेज से बचा पा रहे हैं, 15% का ये कंपाउंडिंग हो रहा है, ये आपका अमाउंट बन गया 2 करोड़ 10 लाख, और 18% की कंपाउंडिंग में ये बन गया 4.25 करोड़। और ये तो तब है जब सिर्फ 3000 रुपये ही आप पूरा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ेगी तो आप एडिशनल पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे, कभी दादाजी ने कुछ कर दिया, कभी पापा ने कोई कंट्रीब्यूट कर दिया अलग से, आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो इस तरह से ये आपको पता नहीं चलेगा कितने करोड़ हो जाएगा ये, और आप बहुत जल्दी अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। और वो फिर से बाद आपके पास जब आपका माइंड फ्री होगा, आपको ब्रेड एंड बटर पे फोकस नहीं करना होगा, तो आप और इनोवेशन कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो येलो पार्ट है ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये ग्रीन पार्ट है रिटर्न है। तो आप देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, निग्लिजिबल है। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है टोटल 10 लाख, और रिटर्न है 4 करोड़ 30 लाख। तो रिटर्न के कंपैरिजन में इन्वेस्टेड अमाउंट निग्लिजिबल है, बहुत छोटा पतली लाइन आ रही है, तो ये वैसे भी निग्लिजिबल हो गया। और आपने इसको बचाया किससे है, इन्वेस्ट कैसे किया है, वेस्टेज बचा बचा के, तो आपका कोई नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ। सर फंड कैसे डिसाइड करेंगे SIP किस में लगाना है? अरे वो तो हम बैठे हुए हैं उसके लिए, या आप भी अभी जब कर लोगे तो आपको तब तक समझ, अभी मैंने आपको म्यूचुअल फंड नहीं पढ़ाया ना, तो जब म्यूचुअल फंड में पढ़ा दूंगा तो आप डिसाइड कर लोगे, और शेयर्स भी डिसाइड कर पाओगे। अभी मैं फंडामेंटल एनालिसिस और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, और नहीं कर सकते हो तो अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मुझसे पूछ लेना। IPO में भी आप लोग इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने वो जो आपको तरीका बताया उसमें भी कोई पैसा नहीं लगना। ये तो एक स्कीम थी फ्री में करोड़पति बनने की, फ्री में करोड़पति बनने की दूसरी स्कीम। आप करना क्या है, 15,000 रुपये का एक लॉट होता है, आपको एक लॉट अप्लाई करनी है। जो शेयर आ रहे हैं जनरली लिस्टिंग गेन मिलता है, और अगर आप डिस्कस करके लगाएंगे तो लिस्टिंग गेन 80-90% शेयर्स में मिलता है। जो 10% ऐसे होते हैं उसमें लगाना ही नहीं होता है, पहले पता चल जाता है गड़बड़ शेयर है, इसको लगाना ही नहीं है। तो
हमें जो लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो हमने क्या किया, अगर मेरा 5,000 का शेयर मिला और 5,000 बढ़ के 7,000 8,000 हो गया, तो जैसे ही वो बढ़ा तो हमने क्या किया, अपनी कैपिटल फ्री कर दी। कैपिटल फ्री करने के बाद जो बचा वो तो फ्री का है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। अगर किसी आईपीओ में किसी को 5,000 रुपये के शेयर अलॉट हुए और वो बढ़ के 8-10 हज़ार रुपये के हो गए, तो उसने क्या किया, अपने उतने शेयर बेच दिए जितने की उसकी कॉस्ट निकल आई। अब उसके बचे शेयर फ्री हो गए। ऐसे करके वो बार बार करता रहेगा। तो इस तरह से जब एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, उसके पास बहुत सारे शेयर आ जाएंगे, तो उसमें से वो कुछ शेयर बेच के कुछ अच्छी क्वालिटी के और शेयर भी ले सकता है, और फिर उन शेयर से उसको डिविडेंड भी मिलने लगेगा। तो ये वाला जो दूसरा मेरा मेथड है, इसमें भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो थोड़े दिन के लिए हो रहा है, 10-15 दिन के लिए, वो भी खाली हो जा रहा है। मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आपका हुआ ही नहीं जो आपने पैसा लगा के छोड़ दिया उसमें। तो ये दोनों मेथड ऐसे हैं जिसमें आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है। इफेक्टिवली आपके खाली एफर्ट काउंट हो रहे हैं और आप उससे मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं। तो जैसे कि जोमेटो को आईपीओ आया था, हाँ तो उस लिस्टिंग के टाइम पे अगर सर उसका प्राइस नीचे चला गया तो? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इक्विटी में देखिए रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल 3 साल का आईपीओ पे उठा के नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर मोर देन 80-90% आईपीओ ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, और कुछ आईपीओ ने तो पैसे डबल कर दिए बहुत जल्दी। अभी वो कौन सा बर्गर किंग का आईपीओ आया था 60 रुपये का, वो 1-8 दिन के अंदर 250 रुपये का हो गया था। ठीक है, तो अगर 1-2 आईपीओ आपके खराब भी हो गए और आपको घाटा भी होगा, और बर्गर किंग जैसा आईपीओ आपने कर लिया और 1-आध आईपीओ आपके खराब भी हो गए, तब भी कोई मैटर नहीं करता है। आप वहाँ से जितना भी लॉस होगा वो उसका मल्टीपल टाइम प्रॉफिट आप उस आईपीओ से कमा सकते हैं। कई आईपीओ तो 100 टाइम्स मतलब 100% रिटर्न दे देते हैं बहुत जल्दी।